बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र के बारे में। बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 में वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्त, इससे पहले हमने आपके बीए के हिंदी के बारे में बता दिया है, बीए सोशियोलॉजी के बारे में बता दिया है, सेकेंड ईयर के मतलब और भी सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन से पहले आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ है, ऑनलाइन क्लासेज आपकी नहीं हो पाई हैं, आपने कुछ देखा नहीं है, कुछ कॉपी या किताब नहीं लिया हुआ था, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 100% अच्छे मार्क्स भी लेकर के आएंगे और एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लोगे 100%। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, इसको जानने से पहले एक बार आप वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लेना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर इन बीए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। जाकर के देखो जरूर, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। ओके, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, जो सबसे पहला फर्स्ट पेपर आपका है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्टैटिक्स। शिक्षा मनोविज्ञान और सांख्यिकी हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमें समझना होता है कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है उसको समझना जरूरी है, उसकी विशेषता समझना जरूरी है। इसके बाद मनोविज्ञान, व्हाट इज द मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये समझना है। और शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का, इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों बताया जाता है, क्यों लाया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधि के माध्यम से हम शिक्षा जो मनोविज्ञान है इसका अध्ययन कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमें जानना है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो पहला टॉपिक को अगर हम कभी कवर करना है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो शिक्षा को समझना होगा, मनोविज्ञान को समझना होगा, शिक्षा मनोविज्ञान को समझना होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के पढ़ने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको समझना होगा, तब जाकर के आपका एक टॉपिक खत्म होगा। दूसरा जो टॉपिक है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। अनुवांशिकता और एवं पर्यावरण के बारे में भी आपका सेकंड टॉपिक है, इसको आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता आखिर है क्या। अगर सिंपल फॉर्म में आप बात करोगे तो व्यक्ति का शारीरिक मानसिक लक्षणों का माता पिता से हस्तांतरित करना ही जो है अनुवांशिकता कहलाता है। कुछ माता पिता के लक्षण हैं जो कि बच्चे में चले आते हैं तो उसको अनुवांशिकता कहते हैं। तो अनुवांशिकता क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन किन लोगों ने, किन किन विद्वानों ने इस पर अपना सिद्धांत दिया हुआ है, और अनुवांशिकता के माध्यम से व्यक्ति में क्या चेंजेज आते हैं, उसका मनोविज्ञान, उसका साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर किस तरह से अलग होता है। ये जो अनुवांशिकता चली आ रही है कि उसके फादर के फादर के फादर इस तरह से थे तो उसी तरह से कुछ ना कुछ अंश से लोगों में पाया जाता है, तो ये कहलाता है आपका अनुवांशिकता। और दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण का भी मनुष्य के मनोविज्ञान पर काफ़ी असर पड़ता है। जिस पर्यावरण में, जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, व्यक्ति का मानसिक शारीरिक आत्मा सभी का विकास उसी के अनुसार ही होता है। तो पर्यावरण का भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है मनुष्य के मानसिक स्थिति में, मनुष्य के मनोविज्ञान में। तो इसीलिए पर्यावरण और अनुवांशिकता भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के एक क्षेत्र हैं। ओके, इसके बाद तीसरा आता है आपका मानव अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि मतलब क्या हो समझिए। अभिवृद्धि मतलब होता है बढ़ना, जिससे प्राणी का रूप, आकार, आचरण, व्यक्तित्व तो सब में परिवर्तन आता है। तो प्राकृतिक परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। यानी कि मनुष्य में जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, जिससे मनुष्य क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। जैसे कि जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, फिर जन्म की अवस्था होती है, फिर संज्ञावस्था होती है, फिर बचपन होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, युवा अवस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। ये सब क्या है, मानव अभिवृद्धि की स्थितियाँ हैं। कौन कौन सी स्थिति है मानव अभिवृद्धि करने का। विकास और शिक्षा, जैसे कि विकास में उसका शारीरिक विकास हो सकता है, उसका बौद्धिक विकास हो सकता है। बौद्धिक विकास के रोल्स कौन कौन से हैं, संवेगात्मक विकास हो सकता है। तो इसके बाद उसके मनुष्य की जो संवेदना और प्रत्यक्षण है, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं जो आपने देखा होगा, अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि पहला आपका शैश अवस्था हो गया, यानी कि शिशु अवस्था में जब बच्चा रहता है। उसके बाद आता है आपका बाल्य अवस्था, जब बालक के रूप में रहता है, छोटा बच्चे के रूप में रहता है। इसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्या होता है किशोरावस्था, उसमें क्या कैसे कैसे मनुष्य का माइंड काम करता है। उसके बाद आता है उसके ये सब चीज़ें, मतलब क्या है, मनुष्य का शारीरिक और मानसिक जिस तरह से धीरे धीरे विकास होता है, तो ये अवस्थाएँ चेंज होती रहती हैं। और इसके बाद आता है आपका व्यक्तित्व, विभिन्नता और शिक्षा। व्यक्तित्व क्या होती है कि व्यक्ति की एक अलग अप्रोच होती है। हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में एक यूनिक है, उसकी अलग एक अप्रोच होती है, उसमें भिन्नता क्या है, और उसका शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा को उसमें किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, क्यों मिलता है।
और अगला इसके बाद टॉपिक आपको पढ़ना है बुद्धि और उसका मापन, कि बुद्धि कैसी होती है, उसका मापन हम कैसे कर सकते हैं, कि जो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है, द्वितीय श्रेणी का माइंड इसका है, तृतीय श्रेणी का माइंड इसका है। ओके, जैसे कि प्रथम श्रेणी में आता है बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो निश्चित सीमा तक सीखने की योग्यता रखता है, और जो प्रथम श्रेणी में आते हैं वो कहते हैं कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रति सामान्य मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। तो इस तरह से बुद्धि को मापा जाता है, किसकी बुद्धि कितना परिलक्षित होती है, कितना ज़्यादा जो है उसका विकास हुआ होता है। तो ये बुद्धि का मापन है, और बुद्धि क्या है, उसका मापन क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है अधिगम और उसके सिद्धांत। अधिगम और उसके सिद्धांत क्या है, क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसका सिद्धांत, इसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। इसके बाद आता है स्मृति और विस्मृति। क्या है, स्मृति और विस्मृति के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है स्मृति, क्या होता है विस्मृति। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है गहनता से अध्ययन करना है, समझना है चीज़ों को कि स्मृति और विस्मृति क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो स्मृति क्या है, एक जटिल मानसिक क्रिया है। स्मृति क्या है, एक जटिल मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम भूतकालीन सीखी हुई अनुभूतियों को जो स्मृति चिन्हों के रूप में मन में धारण की हुई हैं वर्तमान की चेतना में लेकर के आते हैं। यानी कि कोई चीज़ याददाश्त, स्मृति मतलब समझ सकते हैं आप एक तरह से याददाश्त। इसके बाद आओ अगला देखते हैं शिक्षा में सांख्यिकी। शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है, शिक्षा में सांख्यिकी किस तरह से योगदान प्रदान करती है, किस तरह से उसका नंबर का इम्पॉर्टेंस है शिक्षा में या किसी भी चीज़ में, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है शिक्षा सांख्यिकी में। तो ये 8 टॉपिक्स अगर आपने BA सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र में पेपर 1 में पढ़ लिया तो आप 100% एक अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, और एग्जामिनेशन में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी कॉपी अच्छी लिखी होगी, आपके पास इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि आपकी एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा कॉपी भर करके आ सकते हो, लिख सकते हो चीज़ों को। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पहली बार चैनल पे आओ, प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर इन BA। तो एक बार जा करके ज़रूर देख लेना पेपर को। ओके।